स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की। हम नाम से देख रहे हैं कि रिवर्सिबल यानी कि कोई चीज रिवर्स कर सकती है, यानी कि फॉरवर्ड जा रही हो और बैकवर्ड भी जा सकती है। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड जाना क्या हो जाएगा, रिवर्स करना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे। यानी अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे चीज, तो यानी कि रिवर्स जा रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शंस होते हैं केमिकल रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शंस या जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का, या हम कहते हैं किसी एक सब्सटेंस का ही बेशक, हम देखते हैं कि क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। रिएक्शन मतलब कि रिएक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि क्या होता है, इंटरैक्ट करती हैं। और केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज आता है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि केमिकल चेंज आता है, उसके नतीजे में, केमिकल चेंज के नतीजे में क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है जिनसे वो मिलके बना है। ठीक है, तो जिनसे वो मिलके बना होता है उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम जो है वो रिएक्टेंट कह लेते हैं। और जो चीज बनती है हमारे पास उसको हम प्रोडक्ट कह लेते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर भी अगर हम लिख दें कि इनको हम क्या कह रहे हैं, हम इनको रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। और जो चीज बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से हमारे पास क्या चीज बन रही है, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बन रही है। ठीक है, हम एस भी लिख देते हैं ब्रैकेट में कि प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिवर्स करके जो है वो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है, FWD में फॉरवर्ड के लिए लिख रही हूँ, और रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी कर रहा है। ठीक है, रिवर्स भी जा रहा है यानी बैकवर्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। हम देखते हैं कि 1803 यानी कि 1803 की हम बात करते हैं, इससे पहले तक यही तस्वुर किया जाता था कि सारे रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो, या हम यहाँ पे चलें, रिएक्शन के लिए आर नहीं लिखते, हम कहते हैं कि ए है, तो ये ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट करके जो है वो हमेशा जो है वो ए बी ही बनाएगा। ठीक है, और हमारे पास उस वक्त ये तस्वुर नहीं था कि ए बी जो है वो वापस जो है वो ए और बी भी बना सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1803 में क्या हुआ कि जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे हमारे पास, हम कहते हैं कि फ्रेंच केमिस्ट थे, और उनका नाम क्या था, हम उनका नाम भी साथ देख लेते हैं। फ्रेंच केमिस्ट जिनका नाम था लुई बर्थोलेट। ठीक है, लुई बर्थलेट। बर्थलेट की स्पेलिंग लिख लेती हूँ, BRTHOLE T। ठीक है, लुई बर्थलेट हमारे पास एक जो है वो फ्रेंच केमिस्ट हैं। ठीक है, थे जो, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, हम देखते हैं कि उन्होंने देखा कि जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, सोडा ऐश जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड आ गया। और क्या चीज बनती है, और हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने का पत्थर बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन आता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे जो फ्रेंच केमिस्ट थे लुई बर्थलेट, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके जब सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, तो उसके अलावा उन्होंने जब रिवर बेड्स पे देखा, यानी कि दरिया के किनारे देखा, तो उन्होंने देखा कि जो, क्योंकि जो पत्थर होते हैं वो चूने के पत्थर से भी बने होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद होता है, और दरिया के पानी में सोडियम क्लोराइड भी थोड़ा थोड़ा मौजूद होता है। तो उन्होंने देखा कि दरिया के जो किनारे होते हैं, यानी रिवर बैंक्स जिनको कहते हैं, उधर जो है वो उनको सोडियम कार्बोनेट के जो है वो जखीरे नजर आए। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है वो सोडियम कार्बोनेट जमा हुआ था वहां पे। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड नहीं जाता, यानी कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड मौजूद हो तो वो जो है वो वापस जो वो रिएक्ट करके जो है वो इस रिएक्शन का उलट भी दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ ये दोनों रिएक्टेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं बनाते, बल्कि ये रिएक्शन रिवर्स में भी जा सकता है। यानी कि हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिलके कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने बताया कि इस रिएक्शन सिर्फ जो है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, बल्कि ये जो है वो बैकवर्ड भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को अब हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो रिवर्स, इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो रिएक्टेंट्स थे ये बिल्कुल डिफरेंट जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ठीक है, और अगर इनको भी हम रिएक्टेंट्स ले लें तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे थे। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने यहाँ से मिटा दिए एरो इस वजह से, क्योंकि ये जो है वो सही तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को। हम एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो इस तरह जाता है और एक एरो बैकवर्ड जाता है, ठीक है। इसको हम नीचे वाले को हम जो है सही तरह बना लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये हम देखते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है किसके लिए, ये होती है हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस, दो तरह के रिएक्शंस आ गए। एक रिएक्शंस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है, जो दोनों तरफ जा सकते हैं, दूसरे होते हैं इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ए, और जिस तरह ऊपर हमने बात की थी यहाँ पे हम कहते हैं कि ए जो है वो बी से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ए बी बना लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ए बी जब बनेगा तो ए बी रिएक्ट करते रहेंगे और आखिर में बना लेंगे ए बी, ठीक है। जबकि हम अगर इर हटा के यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो यूज नहीं हो, सारा का सारा यूज नहीं हो जाता। जिस तरह रिवर्सिबल में हम देख रहे हैं सारा का सारा ए बी यूज हो गए, ए और बी सारे के सारा यूज हो गया और ए बी एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। जबकि अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अगर ये जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स ले रहे हैं तो क्या होता है कि ये जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। हम प्रोडक्ट्स भी साथ के साथ देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स बनती जा रही हैं, ठीक है। यानी कि ये दो रिएक्टेंट्स, एक ये वाला था एक ये वाला था, ये रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, ये प्रोडक्ट्स बना रहे थे, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बनाई। इसी तरह क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है ना, ये क्या करती रहेंगी, ये जो है वो वापस जो है वो क्या बनाती रहेंगी, ये जो है वो रिएक्टेंट्स बनाती रहेंगी, ठीक है। हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स फिर से लेते हैं कि ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा है, दोनों जानिब जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली चीज जो वो ये बना रही है और ये वाली चीज हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये वाली चीज ये बना रही है, ठीक है। तो एक दफा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो ये प्रोडक्ट थे इनसे क्या हो रही है, रिएक्टेंट वापस बन रहा है। तो ये हमारे पास कौन से रिएक्शंस है, ये हमारे पास आ गए रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो गए, ठीक है। अब हम जो है वो इसका जो है वो एक ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरह का हमारे पास जो है वो ग्राफ आता है। हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक ग्राफ के लिए लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन आ गई, अब इस पे हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हुए हम सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अब जो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट ये आए, ये पहले मैक्सिमम थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन के लिए CONC लिख रही हूँ। कंसंट्रेशन यानी अमाउंट कितनी है एक सोल्यूशन में या एक गिवन चीज में हमारे पास, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी अमाउंट जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह हो गया, ठीक है। दूसरी जानिब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह से होती हैं कि उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे। अब प्रोडक्ट्स जो जा रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, 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 ठीक है। और एक वक्त आएगा अब ये भी जाके जो है वो क्या हो जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे इसको जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, इसकी लाइन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और अब ये स्टेबल हो गई, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया है कि अब जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ना प्रोडक्ट्स खत्म होंगी ना रिएक्टेंट्स खत्म होंगी, ठीक है। ये हमने किसके लिए कही, किसके लिए, ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए। और जो नीचे वाली लाइन है ऑरेंज से जो हमने शो की है ये किसके लिए है, ये रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन की। हम देखते हैं कि हमने बात की कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम का पहले तस्करा करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने कहा कि ऐसा इक्विलिब्रियम यानी कि जिसमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो हम कहते हैं कि जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड जा रहा है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड भी जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो
रिएक्शन है वो हो ही जा रहा है और इक्विलिब्रियम पे ही हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि मूव करते हुए इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मूवमेंट शो करते हुए, यानी कि एक रिएक्शन होते हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दो साइंटिस्ट ने जो है वो हमें जो है वो दिया, और ये कौन से साइंटिस्ट हैं, हम इनका नाम लिखते हैं। एक साइंटिस्ट है हमारे पास केटो एम गोल्डबर्ग, GULDBERG, गोल्डबर्ग, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट है हमारे पास पीटर वेज, PETER WAAGE, ठीक है। इन्होंने ये जो हमारे पास लॉ है ये इन्होंने दिया था 1864 से लेके 1879 तक। अब इन्होंने इस दौरान जो है इन्होंने डिस्कशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि काफी जो है वो रिसर्च हुई और इस दौरान काफी जो है वो इस लॉ की स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और हम फाइनली जो स्टेटमेंट है वो आज जो एक लेटेस्ट जो हम स्टेटमेंट है हम वो भी इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो लॉ है, क्योंकि लॉ की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यानी कि लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो यूनिवर्सल होता है, वो सब चीजों पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल है हमने पहले ही कह दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जिन रिएक्शंस में अचीव होगा उन्हीं पे जो है वो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास रिएक्शंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हम उनमें ही जो है वो इस लॉ की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले ले आते हैं एक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक जो है वो हम रिवर्सिबल इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है, हमने इसको सपोज किया हुआ है, ठीक है। किस तरह से हम देखते हैं कि कैपिटल ए जो हमने लिखा है ये सब्सटेंसेस है, जो कैपिटल लेटर्स है वो सब्सटेंसेस है, जो स्मॉल है वो उनके मोल्स है, ठीक है। किस तरह कि ए के ए मोल्स रिएक्ट करते हैं बी के बी मोल्स से और देते हैं सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स दे रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये रिएक्शन है और इसमें हम बात करते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है और लॉ इसके मुताबिक क्या कहता है, लॉ इसके मुताबिक कहता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा, ठीक है, एक रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट होगा हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड की पहले बात कर लेते हैं, चले कि ए मोल्स ऑफ ए जो है वो बी मोल्स ऑफ बी से रिएक्ट करके सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो फॉरवर्ड जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट क्या होता है, जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से ये रिएक्शन मूव कर रहा है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड मूव कर रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, कंसंट्रेशंस के, किस चीज की कंसंट्रेशंस के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। जो चीजें, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके फॉरवर्ड रिएक्शन बना रही हैं, ठीक है, उसी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम कहेंगे रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम कहेंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं आर, ठीक है। कैपिटल आर मैंने रेट के लिए ले लिया, ठीक है। आर को कैपिटल आर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेट के लिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम इसको छोटा सा एफ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, रिएक्टेंट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है हम वो लिख लेते हैं इनके, अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं इसलिए हम इनकी प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन, या फिर हम कहते हैं एक्टिव मैस, क्योंकि मैस एक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कहते हैं किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, एक्टिव मैसेज ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स या जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, ठीक है। और यहाँ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज है ए और बी, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इनके जो है वो प्रोडक्ट, एक्टिव मैस क्या होता है, एक्टिव मैस होता है वो मैस या वो कंसंट्रेशन जो एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए और बी जो लिखे वो हमने जो है वो वही कंसंट्रेशन ले ली है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा कि ए जो है, यहाँ पे हमने लिखा ए जो है उसके ऊपर हम जो है वो लिखेंगे स्मॉल ए, क्योंकि इसके स्मॉल ए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि बी जो है इसकी भी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए और बी,
ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो कहलाता है कि ये होता है लॉ ऑफ मैस एक्शन, कि हमारे पास हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, उसमें हम देखते हैं कि दोनों जानिब जो चीजें हैं वो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ए और बी की कंसंट्रेशंस जो हैं या अमाउंट्स, हम कंसंट्रेशंस अमाउंट्स को कहते हैं, ठीक है, कि अमाउंट कितनी मौजूद है एक सिस्टम में, एक सोल्यूशन में, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ए बी की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, रेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो रेट है वो भी क्या कर जाएगा, स्पीड अप कर जाएगा, ठीक है। यानी कि एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज से जो है वो किस चीज, जब वो किस तरह इंक्रीज करेगा, जब हम इंक्रीज करेंगे क्या चीज, जो जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम जो है वो सही से करके लिख देते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे या जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, हम इसके लिए जो है वो एक और चीज भी लिखते हैं, हम वो भी मेंशन करते हैं कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन के लिए जो हम यूनिट लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, हम पहले लिखते हैं कंसंट्रेशन, कि ये कंसंट्रेशन है, और इसके लिए हम जो है वो यूनिट जो हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास मोल्स, ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मोल्स जो है, मोल्स को हम मेजर ही मोल्स में करते हैं, एमओएल हम मोल्स के लिए लिख रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेसीमीटर क्यूब अगर हम बात करें तो डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर के बराबर होता है, यानी कि एक डेसीमीटर क्यूब एक लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं, मोल्स पर, यानी कि एक लीटर में कितने मोल्स मौजूद हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के, वो उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन, और इसको हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग स्पीशीज के, ठीक है। और लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता है कि जब हम जो है इस रिएक्शन की, हम चले ये इस रिएक्शन को सामने रखेंगे, ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का अगर हम रेशो, इसके जो है वो सब्सटेंसेस की रेशो लेते हैं, रेशो किस तरह से लेते हैं, हम ये भी बात कर लेते हैं कि रेशो किस तरह से आएगी। इसकी रेशो कुछ इस तरह होगी कि हम कहते हैं कि जो कैपिटल सी के जो सी मोल्स हैं, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं डी के साथ, कैपिटल डी की डी मोल्स के साथ, ठीक है, डी मोल्स के साथ, इसकी रेशो किसके साथ, इसकी रेशो होगी कैपिटल ए के ए मोल्स के साथ, ठीक है, और जिसकी प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, कैपिटल बी के बी मोल्स के साथ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी मल्टी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास जो है वो एक आ जाती है कांस्टेंट, ठीक है, ये एक आ जाता है कांस्टेंट चीज, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो ये रेशो है, ये रेशो है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो ये जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, एक जो है वो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम जो है वो यहाँ पे नाम इसका लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ हम ई क्यू भी लिखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है, ये एक हमारे पास कांस्टेंट चीज आ जाती है, जो कि जब हम जो है वो रेशो लेते हैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की, और यही हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ मैस एक्शन है, कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं रेशियोज की फॉर्म में, और हम जो है वो इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। जी, आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन के हवाले से। इससे पहले हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिफाइन किया था कि जो रिएक्टेंट्स हैं या जो एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट है या जो एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट है, वो जो है स्पीड बता सकती है आपको कि किस तरह से रिएक्शन की स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे और उसके ऊपर लॉ ऑफ मैस एक्शन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी लेट्स सपोज मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, उनको मैं नाम देता हूँ, एक को ए का और दूसरे को बी का नाम देता हूँ। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में मेरे पास एक प्रोडक्ट बनता है जिसको मैं नाम देता हूँ सी और डी का नाम देता हूँ। ये एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है। चूंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, यानी बोथ साइडेड पे मूव करेगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी।
तो ये आपके पास ये चीज़ बन गई। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इसके साथ कि ये मेरे पास ए और बी क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और रिएक्टेंट्स क्यों हैं? इसलिए रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ और मुझे प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है जी। कौन से प्रोडक्ट देते हैं? सी और डी। प्रोडक्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रिएक्शन दोनों साइडेड के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ के एफ, ठीक है जी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन मूव करेगा। और ये मैं लिख दूँ के आर, तो मतलब कांस्टेंट ये बता रहा है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और ये रिएक्शन बैक साइड पे भी मूव कर रहा है। के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट है। ठीक है जी। यहाँ पे ए और बी चूंकि हमारे पास मौजूद है, लिहाजा इनके कुछ हम मोल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ए का, चलो लेट्स सपोज जी एक मालिक्यूल मेरे पास मौजूद है। ठीक है जी। इसके कुछ मोल लेते हैं। मोल किसे कहते हैं? मोल बेसिकली कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। मैं कहता हूँ जी 4 मोल्स मेरे पास ए के मौजूद हैं। ठीक है जी। बल्कि इसको हम 2 कर देते हैं। 2 मोल्स जो कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास ए के मौजूद हैं, जबकि ये जो बी है मेरे पास इसके 3 मोल मौजूद हैं। जबकि प्रोडक्ट के अंदर 4 मोल सी के मौजूद हैं और ए की मोल जो है मेरे पास डी का मौजूद है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है 2 3, यानी यहाँ पे 2 3 4 और 1 जो है ये क्या है जी? कोफिशेंट है। यानी ये रिएक्टेंट की बैक साइड पे चीज़ मौजूद होगी या प्रोडक्ट की बैक साइड पे मौजूद होगी, इसको क्या कहते हैं जी? कोएफिशिएंट कहते हैं, कोफिशेंट कहते हैं। ठीक है जी। ICIENT, कोफिशेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी? कोफिशेंट यहाँ पे मौजूद हैं। और इन कोफिशेंट्स ये नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं कि कितने मोल्स हैं आपके पास, ये नंबर ऑफ एटम्स आपके पास बताते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट आ गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन को हमने डिराइव करना है, निकालना है उसको कि कैसे लॉ ऑफ मैस एक्शन को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर हो रहा है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला जो स्टेप है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और दूसरा स्टेप कि ये रिवर्स भी वापस आ रहा है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है उसको हम यहाँ पे लेते हैं और उसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। ठीक है जी। जो कि हमारे पास क्या है जी? फॉरवर्ड रिएक्शन है। यहाँ पे ये मैं रिएक्शन आपके सामने ले आया हूँ। रूल ये कहता है, लॉ ये कहता है, लॉ ऑफ मैस एक्शन ये कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है जी? एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट के है। ठीक है जी। ये एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट है। और यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाई, इनका क्या फंक्शन है? ये दर हकीकत आपको कंसंट्रेशन बताती हैं। और कंसंट्रेशन किस फॉर्म में बताती हैं? आपको मोल पर डीएम क्यूब की फॉर्म में बताती हैं। ठीक है जी। जैसे आप कहते हैं 1 लीटर जो है दूध है या 1 लीटर पेट्रोल है आपके पास, इसी तरह आप ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं? मोल पर डीएम क्यूब के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है जी। अब ये लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट के। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो साइन है इसको ख़त्म करके हम क्या ले आते हैं? के एफ ले आते हैं। ठीक है जी। और के एफ क्या है? के जो है हमारे पास रेट कांस्टेंट है। ठीक है जी। ऑफ किसका? रिएक्शन का। और एफ क्या है जी? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिव मैस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक्टिव मैस मेरे पास क्या है? A2 का मालिक्यूल है। ठीक है जी। और इसके ऊपर कोफिशिएंट जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है? 3B मौजूद है रिएक्टेंट के अंदर। और रिएक्टेंट में बी की कितनी कंसंट्रेशन है? 3 कंसंट्रेशन मौजूद है। तो यानी ये मेरे पास इक्वेन नंबर क्या बन गई जी? 1 बन गई। ठीक है जी। इक्वेन नंबर 1 के अंदर हमें पता चल गया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। अब हम इसका दूसरा स्टेप निकालते हैं और वो स्टेप हमारे पास है जी रेट ऑफ जो है बैकवर्ड रिएक्शन। उसको हम देखते हैं कि कैसे उसको फाइंड आउट किया। ये हमारे पास है जी सेकंड स्टेप हम ले रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ, अब हम रिवर्स रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट। ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूं, ये जो आपके पास यहाँ पे ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसकी जगह अगर हम एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा देते के आर इज इक्वल टू का साइन भी डाल देते हैं, तो ये आपके पास एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट आप यहाँ से ऊपर से देख के लिखेंगे आपके पास एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है। एक तो आपके पास सी है, ठीक है जी, और इसका जो कोफिशिएंट है वो ऊपर चला जाएगा, वो है जी आपके पास 4 है। दूसरी जो चीज़ आपके पास मौजूद है वो है जी प्रोडक्ट के अंदर डी आपके पास मौजूद है, और डी की कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल क्या है, 1 है। 1 को यूजुअली हम लिखते नहीं। तो ये आपके पास इक्वेन क्या बन गई जी, इक्वेन नंबर 2 बन गई, ठीक है जी। ये दो तरीके हैं, यानी एक में आपने पहले स्टेप के अंदर हमने बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ये होगा। रेट को मैं अगर जस्टिफाई करूं तो मैं कहूंगा जी स्पीड, ठीक है जी, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, और यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा जी, स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा। तो यानी हम ये दो इक्वेन हमारे पास बन गई, इक्वेन नंबर 1 एंड 2, ठीक है जी, जिनको हम क्या करेंगे, यूज़ करके हम बता सकेंगे कि किस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम निकाल सकते हैं या उसको